स्प्लिट अकाउंट होगी। तो हम यहाँ पे इतना पढ़ चुके थे, इतना यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि भाई आखिर ये सब चीजें क्या होती हैं। इसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो हम ये पढ़ रहे थे कि जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज सर्विस होती है और कौन सी चीज गुड्स होती हैं। तो इसमें इन्होंने 5th पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, फॉलोइंग टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये वाली सब चीजें हमारी सर्विसेज होती है। अगर इमोल प्रॉपर्टी अगर हमने रेंट पे दी है तो वो हमारी क्या होगी, सर्विस होगी। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप तो वो सर्विस के अकाउंट में से होता है, लेकिन अगर पूरा पैसा कंप्लीशन के बाद आ रहा है तो फिर वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स आपने किसी को दिया है तो वो भी सर्विस में काउंट। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर से डिजाइनिंग से रिलेटेड काम हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम हो रहा है तो वो हम बोलेंगे, उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे सर्विस। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला आया था, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लायर टू बी ट्रीटेड एज सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये भी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्विस की कंडीशन में आया है कि अगर आपने किसी से कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसके अंदर आप गुड्स भी दे रहे हो और सर्विसेज भी दे रहे हो, तो वो सर्विस की डेफिनेशन में काउंट होगा और डेफिनेशन सर्विस में ही आएगा। ठीक है, supply by way of any part of any services in any other manner, whatever of goods being goods, food or any other article of human consumption of anything। मैंने आपको बता ही दिया था, कल भी बताया था कि अगर आपने कोई केटरिंग की सर्विसेज किसी से ली है तो उसमें हम गुड्स भी देते हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं, लेकिन हम उसको हम जीएसटी के दायरे में हम ये बोलेंगे, उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उस सर्विस की वजह से हमें वो गुड्स देना पड़ रहा है, तो वो हमारी सर्विसेज होगी। इसकी डिटेल बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट फॉर अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये भी अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई है और मेंबर को किसी को कैश के फॉर्म में दी जा रही है तो वो भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है वो ये आता है आज नया, एक्टिविटी नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब क्या है, शेड्यूल 1 क्या हुआ हमारा, शेड्यूल 1 क्या बताता है, शेड्यूल 1 बताता है हमारा कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जिसमें कंसिडरेशन कुछ नहीं मिल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव टू चार्ज जीएसटी, उसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना पड़ेगा। शेड्यूल 2 बताता है कि कौन सी एक्टिविटी हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब हमारा शेड्यूल 3 आ रहा है। तो शेड्यूल 3 हमारा जो बताएगा वो ये बताएगा कि कौन कौन सी चीजें जो होंगी वो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी। मतलब आपको उसको सप्लाई नहीं मानना, आपको ये नहीं बोलना कि वो हमारी सप्लाई है, मतलब उसे आपको ये नहीं बोलना, ना तो उसे बोलना है गुड्स, ना बोलना है सर्विसेज। तो कौन कौन सी एक्टिविटी होगी नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो अगर आप उसे किसी को सप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी को बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको हमें सप्लाई की डेफिनेशन में बाहर ही रखा। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में पहली कंडीशन है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन द और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए जैसे मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉयर के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं उसे एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, उसको मुझे मैं उसका काम करके दे रहा हूँ, तो क्या मैं उसको जब बोलूंगा कि मैं मेरी जब सैलरी देगा तो मैं उस पर जीएसटी लगाऊंगा? ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा ना, इसको सर्विसेज मानो ही मत। अगर आपने इसे सर्विस मान लिया तो फिर आपने इसे मान लिया कि सप्लाई मान लिया इसे, अगर तो फिर इस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो कानून ने इसमें बता कर दिया कि अगर एम्प्लॉयर का अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट अपने जो उसका एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है इसके वजह से, तो उसे वो सर्विसेज ना मानी जाए, उसको सप्लाई ना मानी जाए, उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। सेकंड उन्होंने बोला सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स। कोई भी कोर्ट अगर कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल है या वो भी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कोई भी जैसे मान लीजिए आपका कोर्ट पे केस गया तो उन्होंने एक सर्विस आपको प्रोवाइड करी है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने उसमें माफ कर दिया कि उन्होंने बोला कि भैया इसको सर्विस की श्रेणी में मत लाओ, इसको सर्विस या गुड्स मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलोगे तब इसको ये क्या होगा,
इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फंक्शन परफॉर्म बाय द एमपीज, member of state legislatures, member of panchayat, member of municipalities and member of other local authorities. ठीक है ना? Duties performed by any person who hold any post in the pursuance of the provision of the constitution in the capacity. That duty performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commission of this clause. मतलब क्या है, कोई भी एमपी है, कोई भी मेंबर है लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेशन का, कोई भी पंचायत का मेंबर है, कोई म्युनिसिपैलिटी का मैनेजर मेंबर है, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकी सर्विसेज को हम जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, उसे हम सर्विस नहीं मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द, कोई भी पोस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की पोस्ट पे है और वो कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी हम सप्लाई की श्रेणी में नहीं लेंगे। कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है चेयरपर्सन, डायरेक्टर, मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, तो वो भी हमारी सप्लाई की सेट डेफिनेशन में नहीं आएगी और उसे सप्लाई ना माना जाए। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, रूरल, सेमेटोरियम और मोटरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। मतलब क्या है, अगर देह संस्कार हो रहा है तो देह संस्कार में जो भी मान लीजिए जैसे आप गए और किसी का देह संस्कार हो रहा है तो जो कर रहा है उसने वो एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, वो पैसे भी तो चार्ज कर रहा है कि मैं वो इतने पैसे लूंगा, तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको सर्विस की श्रेणी में नहीं लाया गया, उससे बोला गया ये सर्विस नहीं है। जीएसटी के कानून में बोल दिया गया कि अगर किसी का फ्यूनरल हो रहा है और उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो वो सर्विस नहीं मानी जाए। अगर इनफैक्ट जिस बस में, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल से लेकर के शमशान घाट तक, मतलब वो जो जिस बस में लेके गया या फिर जिस वैन में लेके जाया जा रहा है शव को, तो वो जो वो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो भी सर्विस की श्रेणी में ना ला जाए, उसे भी सर्विस से बाहर आ जाए। अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है वो भी हमारा सर्विस में नहीं आएगा। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ शेड्यूल 2 शेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब क्या है, अगर कोई लैंड बिल्डिंग बिक रही है तो आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे। अगर आपने कोई बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग को बेची या फिर आपने कोई लैंड बेचा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना। जैसे कि शेड्यूल 2 में जो बताया गया था कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी टाइम पे, सब कंस्ट्रक्शन होते होते बिल्डिंग बिक गई तब तो वो जीएसटी के दायरे पे आ जाएगी, लेकिन अगर बिल्डिंग पूरी बन गई उसके बाद बेच रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वो हमारी वाली एक्टिविटी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं है। ऑक्शन क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ऑक्शन क्लेम को रखा गया, लेकिन लॉटरी और गैम्बलिंग अगर हो रही है कहीं पर तो वो हमारी मतलब ऑक्शन क्लेम तो आएगा हमारा, क्या नाम उसका, ना सप्लाई माना जाए ना उससे माना जाए। लॉटरी और बैटिंग और गैम्बलिंग, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी as may be notified by the government on the recommendation। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है तो वो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स में आ सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज समझने में? हेलो, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आई? यस सर, यस सर। कुछ चीज नहीं सर, ये समझ में आ गया ना? नहीं ठीक है। ये एक्टिविटीज आपको इस दिमाग में रखनी है कि ये एक्टिविटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये कोई परफॉर्म कर रहा है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 8 क्या बोल रहा है? सेक्शन 8 बताता है टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। मतलब कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, और उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कैसे आएगी। A supply consists of 2 or more supplies. Composite supply of 2 or more supply and one of which is a principal supply. Mixed supply is 2। देखो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई होती है जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके बिक रही हैं और वो नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल मतलब हमने नहीं करा, उनकी मजबूरी है उन्हें एक साथ बेचना। ठीक है, तो अगर वो मिलकर बिक रही है तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी लगेगा वही लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर लगता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है,
मिक्स सप्लाई में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके बिक रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है मार्केट में बिकने के लिए, लेकिन फिर भी आपने जोड़ के बेच दिया। मान लीजिए जैसे आपने बोला मेरे होटल में अगर आप रूम लोगे तो मैं आपको मान लीजिए मैं आपको आईपीएल का टिकट दूंगा, तो दोनों चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं आपको इतने पैसे चार्ज करूंगा और आपको अगर मेरे होटल में आप ये लेते हो तो फिर मैं आपको आईपीएल का टिकट भी दूंगा। तो इस केस में क्या होगा, ये है मिक्स सप्लाई। ठीक है, मिक्स सप्लाई। क्लियर है? हेलो, यस सर। एक दो एग्जांपल मैं Yes, पूछता हूँ, sir. आप लोग मुझे बताओ कि कैसे, कौन सी मिक्स सप्लाई और कौन सी कंपोज सप्लाई। मान लीजिए लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग दे रहे हैं, तो क्या मिक्स सप्लाई है या composite supply. तो कंपोज सप्लाई है, तो इसमें जीएसटी कौन सा किस चीज का रेट लगेगा, कौन से लैपटॉप का लैपटॉप का Laptop. जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। Laptop. ठीक है, मान लीजिए मैं लैपटॉप के साथ ना कैरी बैग दे रहा हूँ, जैसे होता है ना कपड़े उपड़े ले जाने के लिए जो एक बैग होता है, वही ऐसा बैग दे रहा हूँ, तो वो भी सर कंपोजिट सप्लाई है। वो भी कंपोज सप्लाई है। क्यों? सर वो कैरी बैग भी लैपटॉप की वजह से बिक रहा है ना। नहीं ना, देखो ना, अभी एक चीज बताओ, क्या कैरी बैग मार्केट में अलग से मिल सकता है? मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है, क्या आप कैरी बैग खरीद सकते हो? मतलब कैरी बैग आपको मार्केट में मिल जाएगा ना, आप लेना चाहोगे ना? ये अपने आप मार्केट में अलग से बिकता है ना, अलग से बिकता है ना, नहीं बिकता है? या एक चीज बताओ, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है और लैपटॉप का बैग, तुम एचपी का बैग खरीदने के लिए जाओगे? यस सर। मतलब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास लैपटॉप है नहीं, और जो लैपटॉप वाला बैग होता है ना, जो एचपी वाला बैग होता है जिसमें एचपी लिखा होता है, फिर जो डेल का बैग होते हैं जिसमें डेल लिखा होता है, वो वाला बैग तुम खरीदने के लिए जाओगे कभी? वो कब बिकेगा? वो कब बिकेगा? जब तुम्हारे पास लैपटॉप होगा, है ना? लैपटॉप के साथ ही बिकेगा, है ना? लेकिन जो कैरी बैग होता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लैपटॉप के ऊपर कि लैपटॉप बिकेगा तो फिर कैरी बैग बिकेगा। वो आप मार्केट में वैसे भी बिक सकता है, नहीं बिक सकता? बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है? हेलो, तो इसीलिए जो कैरी बैग वाला जो हुआ वो है मिक्स सप्लाई। हमने दो अलग अलग प्रोडक्ट जो मार्केट में इंडिपेंडेंट बिकने के लिए उसे एक साथ जोड़ा और उसे बेच रहे हैं एक ग्रुप में। तो अगर मान लीजिए